हेलो स्टूडेंट, टैगोर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे संकर्ण के बारे में। संकर्ण प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता है, कभी कभी बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थ्योरेटिकल होता है और एक होता है संकर्ण हमारे को न्यूमेरिकल रूप से संकर्ण हमारे को ज्ञात करवा लेगा। इसमें SP है, SP2 है, SP3 है, SP3D है। इस प्रकार से इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इसका सीधा सा परिभाषा से बनता है। इसमें संकर्ण किन किन में होता है, संकर्ण के मतलब जिन परमाणुओं में, जिन अणुओं में संकर्ण होता है उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण है जो बदल जाते हैं। अगर अपन बात करें संकर्ण की परिभाषा की, तो संकर्ण किसी एक परमाणु में होगा। संकर्ण किसी एक परमाणु में होगा। जब संकर्ण किसी एक परमाणु में हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है एक परमाणु में बंध तो बनाएगा नहीं वो, क्योंकि बंध बनने के लिए कम से कम दो परमाणु तो होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि संकर्ण अभी बंध नहीं बना। इसका सीधा सा अर्थ है कि संकर्ण बंध बनने से पहले की प्रक्रिया है। संकर्ण कौन सी प्रक्रिया है? बंध निर्माण से पहले की प्रक्रिया, बंध निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया है। जब ये किसी एक परमाणु में होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये बंध निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया है। तो फिर उस परमाणु में क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या गुण होंगे जो बदल जाएंगे। देखिए, या जब किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले जरूरी नहीं है उनकी ऊर्जा बिल्कुल ही बराबर हो, लगभग समान ऊर्जा वाले हो सकते हैं। जब किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जिनकी आकृति समान या भिन्न हो सकती है, समान या भिन्न हो। बंध निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया है जब किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जिनकी आकृति समान या भिन्न हो संकरित होकर समान संख्या में संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया संकरण कहलाती है। अब देखो, जितने परमाणुओं के कक्षक संकृत हुए उतने ही संकृत कक्षक बनेंगे। अब इसमें दो है, इनकी आकृति समान या भिन्न हो सकती है। दूसरा है समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले। देखो लगभग समान ऊर्जा कैसे होगी? जैसे मान लो यहां पर 2s है और यहां पर 2p है, यहां पर 2s है, यहां पर क्या है 2p। अगर अपन इनकी ऊर्जाओं के बारे में बात करें तो सीधा सा अर्थ है, अगर किसी परमाणु में कक्षक की ऊर्जा निकालते हैं तो n+l नियम से निकलता है। यहां पर n+l नियम की बात करें तो यहां पर n का मान कितना है 2, यहां पर l का मान कितना है, अपन ने पूर्व में बताया था जब क्वांटम संख्या पढ़ी थी तब n+l नियम। यहां पर s, p, d और f, l के मान होते हैं यहां पर 0, 1, 2 और 3। तो s के लिए कितना है 0, तो यहां पर 0 रखो तो कितना है इसका मान 2। और यहाँ पर 2p है तो 2p के लिए यहाँ पर 2 की जगह 2 और p के लिए कितना है 1, तो 2 और 1 3। तो इसमें इसकी ऊर्जा है 2 और इसकी ऊर्जा है 3, तो लगभग इनकी ऊर्जा क्या हुई समान। तो जब लगभग समान ऊर्जा, देखो फिक्स नहीं है, इसकी 2 है तो इसकी 2 नहीं है, इसकी 3 है तो इसकी 3 नहीं है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक
जिनकी आकृति समान या भिन्न हो। अब आकृति की बात करें, यहां पर आकृति किससे देखते हैं, एस और पी से, एस और पी से। देखो आकृति में अपन ने 4 क्वांटम संख्या पढ़ी थी, उन चारों क्वांटम संख्याओं में बात करें अपन तो पहली तो थी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी थी दिगंशी क्वांटम संख्या। यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, 2। दिगंशी क्वांटम संख्या का मतलब हुआ इसमें ये एस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, दिगंशी क्वांटम संख्या को, यानी कि एल। एल का मतलब हुआ यहां पर कितना है, एस, तो एल इसके लिए कितना होगा, 0। इसका मतलब एस ये दिगंशी क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आकृति को। तो एस की आकृति कैसी होती है, गोल। पी की आकृति की बात करें तो पी की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। पी की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। अब ये बताओ इसमें इसकी आकृति गोल है जबकि इसकी आकृति डंबलाकार है, तो इनकी आकृति क्या समान हुई, क्या नहीं। जिनकी आकृति समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है, तो इन दोनों की आकृति हुई भिन्न। जबकि अपन आकृति की बात करें तो इसमें तो एस भी भाग ले रहा है और पी कितने भाग ले रहे हैं, 1, 2 और 3। लेकिन जब तीनों पी आपस में मिलेंगे तो इनकी आकृति तो तीनों की ही डंबलाकार है ना, तो इनमें इनकी आकृति डंबलाकार है, तो क्या हुए, संकृत कक्षक समान। तो इनकी आकृति क्या हुई, आकृति समान। इस प्रकार से लगभग समान ऊर्जा वाले हो सकते हैं और आकृति भिन्न और समान हो सकती है। इसके बाद में ये तो हुआ संकर्ण किन में होगा। अब संकर्ण होने के बाद में क्या चेंज आएगा वो देखो। अब जैसे ही एक बार संकर्ण पूरा हो गया, संकर्ण होने के बाद नए कक्षकों का नाम दिया गया संकृत कक्षक, नए संकृत कक्षक। अब इन संकृत कक्षकों की क्या विशेषता होगी, इन संकृत कक्षकों की विशेषता होगी, जो भी नए संकृत कक्षक बनेंगे सभी की आकृति क्या होगी, समान। हाँ, अब अपन बोल सकते हैं कि इनकी आकृति क्या होनी चाहिए, समान। जबकि संकर्ण से पूर्व क्या था, एस का तो गोल आकृति थी और पी की डंबलाकार आकृति, तो आकृति क्या हुई वहां पर भिन्न। जबकि एक बार संकर्ण हो गया, नए संकृत कक्षक बन गए, श्योर है वहां पर आकृति क्या होगी, समान। दूसरा है वहां पर उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, समान। तो समान ऊर्जा वाले, क्या हुआ, समान ऊर्जा वाले। तो जो नए संकृत कक्षक बनेंगे वो समान आकृति और समान ऊर्जा वाले बनेंगे। तीसरा है वही जो नए संकृत कक्षक है उनकी संख्या वो बराबर होगी संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर। जो संकृत कक्षक बनेंगे, एक संकृत कक्षक बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, कितने संकृत कक्षक बनेंगे, तो वो संकृत कक्षक देखने के लिए हमारे को क्या देखना है, संकर्ण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं। अगर 2 है तो 2 भाग, यहां पर 2 नए संकृत कक्षक बनेंगे, 3 है तो 3 बनेंगे। देखो किस प्रकार से बनेंगे ये, अब अपन बारी बारी से अध्ययन करते हैं। sp संकर्ण, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। अगर सबसे पहले अपन बात करें sp संकर्ण के बारे में, सबसे पहले स्टार्टिंग संकर्ण sp से होगा। sp संकर्ण के बारे में अगर बात करें अपन तो यहां पर s कितना है, 1, तो 1 तो n कक्षक होगा। n का मतलब है जैसे मान लो पहला कक्षक है, दूसरा कक्षक है, तीसरा कक्षक है, उस हिसाब से कोष पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और यहां पर p की बात करें तो एक np कक्षक भाग लेगा। इस प्रकार से एक n और एक s और एक p कक्षक भाग लेकर sp संकर्ण बनाएंगे। तो पहले देखो इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति गोल, इसके बाद में इसकी आकृति क्या है, डंबलाकार। जैसे ही संकर्ण होगा यहां पर ये आपस में घुल जाएंगे, ये दोनों कक्षक आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। और घुलने के बाद इनमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा और पुनर्वितरण होकर नए समान कक्षक बनाएंगे, नए समान कक्षक बनाएंगे जिनकी आकृति और ऊर्जा दोनों ही समान होगी। तो देखिए ये S और P आपस में मिले तो ये इस प्रकार से नए 2 कक्षक बन गए, 2 नए संकृत कक्षक बन गए। इन अब दोनों कक्षकों को ही अपन नाम देंगे sp संकृत
कक्षक, इसको भी नाम देंगे sp संकृत कक्षक। जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसके बाद में देखो इनकी आकृति, ज्यामिति देखो, इनकी ज्यामिति की बात करें तो ये तो रहा एक sp कक्षक, दूसरा sp कक्षक भी कैसे आएगा, ये रहा दूसरा sp कक्षक। इस प्रकार से अगर दोनों को अपन एक डैश लाइन से इसको बनाएं तो इसकी ज्यामिति कैसे प्रदर्शित हो रही है, लीनियर। इसकी आकृति कैसी प्रदर्शित हो रही है, लीनियर, यानी कि रेखीय। इसकी आकृति कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी इसकी, रेखीय। अब देखो इसमें बंद कोण का भी महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर इस sp और इस sp कक्षक के मध्य का बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पर 180 डिग्री। इसका मतलब दो sp संकृत कक्षकों के मध्य का अगर बंद पूछ ले तो यहाँ पर 180 डिग्री, और इसमें कोण कितने 180 डिग्री के, एक, तो ये रहा एक। तो sp 180 डिग्री के कितने कोण आए, एक। इसके बाद में अगर अपन बात करें sp2 संकृत कक्षकों की, तो इसमें sp2 की बात करें अपन तो एक तो क्या आ जाएगा ns, दो क्या आएंगे इसमें p, दो क्या आएंगे इसमें p, तो यहां पर ये रहा np, ये दो np आ गए। तो ये तो रहा s कक्षक। दो p की बात करूं मैं तो ये रहे दो डंबलाकार p कक्षक। वही बात, इन दोनों, इन आपस में क्या होगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा और नए समान कक्षक बनेंगे जिनकी आकृति और ऊर्जा दोनों ही क्या होगी, समान। अगर इसकी बात करें तो ये तीनों आपस में मिल जाएंगे और तीन नए sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे। देखिए इस प्रकार से नए समान संकृत कक्षक बने और तीनों ही बनने वाले कक्षकों को नाम दिया जाएगा sp2 sp2 sp2। इनको ऐसे नाम नहीं देंगे, इसका नाम तो ऐसे दे दिया, इन दोनों का नाम p और p दे दिया ना, इन तीनों का ही नाम sp2 sp2 sp2। तो यहां आ जाएगा sp2 संकृत कक्षक, sp2 संकृत कक्षक, sp2 संकृत कक्षक। देखो अभी अपन ने पहले बताया था कि जब नए कक्षक बनेंगे तो उनकी जो ज्यामिति है वो तीनों की क्या होगी, समान, उनकी आकृति तीनों की क्या होगी, समान। देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों में देखो इनकी आकृति क्या है, समान, और ऊर्जा भी क्या है इनकी, समान। इसके बाद में अपन बात करते हैं sp3 संकर्ण के बारे में। यहां पर एक बार बंद कोण और देख लेते हैं अपन। यहां पर जब sp2 है तो इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से, ज्यामिति कुछ इस प्रकार से बनती है, त्रिकोणीय समतलीय। कैसी बन रही है इसकी आकृति, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इनके बंद कोण का मान भी बहुत बार पूछता है कि इनके मध्य का बंद कोण कितना होगा, तो इसमें 1, 2 और 3, ये तीनों ही बंद कोण कितने के हैं, 120 डिग्री के। तो 120 डिग्री के कितने कोण बने, 3। 120 डिग्री कितने कोण बने, 3। इसके बाद में देखते हैं अपन sp3 संकरण। देखो अब बात करते हैं अपन sp3 संकरण। sp3 में एक तो क्या है s, तो एक तो ns, प्लस में 3 क्या है p, तो 3np कक्षक भाग लेंगे। तो s बनाओ पहले, एक s, कितने p बनेंगे, 3। तो यहाँ पर 3p बनाते हैं अपन, 1, 2 और 3। जब संकरण होगा तो तीनों का कक्षक ही आपस में मिल जाएंगे, मिलकर तीनों ही नए समान कक्षक बनाएंगे और नई आकृति होगी उनकी।
एक तो S है और 3 क्या है P, तो 3 और 1 4, तो बनने वाले नए संकृत कक्षक भी कितने होंगे 4, 1 2 3 और 4, और चारों को ही नाम दिया जाएगा। कौन से कक्षक है? संकृत sp3 कक्षक, संकृत sp3 कक्षक। अब इसके बाद में इसकी ज्यामिति बनाएंगे अपन। जब 3p और 1s मिलेगा तब इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी, और इनके मध्य का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इनके मध्य का कोण कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि यहां पर ये 3 तो है बंद, कुछ इस प्रकार से होती है। प्रत्येक बंद 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर होता है। प्रत्येक बंद 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर होता है। तो 1 2 और 3, और 3 से ये बना लेगा 1 2 और 3, तो 3 और 3 कितने हुए? 6। इसका मतलब यहाँ पर 6 बंद कोण तो 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, और इसके अलावा कोई बंद कोण भी नहीं होगा नया। तो 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बंद कोण होंगे? 6। इसके बाद में अपन बात करते हैं DSP2 की। इसके बाद में अपन बात करते हैं DSP2 की। DSP2, यहां पर DSP2 की बात करें तो एक तो अंदर की तरफ D आया, इसका मतलब है यहां पर n-1 तो क्या होगा? D। इसके बाद में n क्या होगा? S, और 2 क्या होंगे? NP। 2 क्या होंगे? NP। इस प्रकार से यहां पर 2 और 1 3 और 1 4, इस प्रकार से यहां पर 4 संकृत कक्षक बनेंगे। तो एक D है, तो D की आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। S की आकृति कैसी होती है? गोल, और इसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। जब ये चारों आपस में 1 2 3 4 चारों आपस में मिलेंगे तो 4 ही नए संकृत कक्षक बनाएंगे। ये 4 नए संकृत कक्षक बन गए, और चारों को ही नाम दिया जाएगा DSP2 संकृत कक्षक। अब इसके बाद में इसमें बंद कोण, उसकी ज्यामिति की बात कर ले अपन, तो यहां पर क्या होगा? 4 1 2 3 4, और ये इस प्रकार से बनेंगे 3 4। यहां पर इसके मध्य का ये बंद कोण कितना है? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। लेकिन जब ये बंद कोण कितना है? 180 डिग्री का, 180 का, और ये भी कितना है? 180 का। इसका मतलब अगर अपन बात करें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पर कितने बनेंगे? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 तो क्या बनेंगे? 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। और अपन बात करें 180 डिग्री के, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 180 के बनेंगे 2। ठीक है। इसके बाद में अपन इसकी ज्यामिति की बात करें तो इसकी ज्यामिति को नाम क्या दिया जाएगा? तो ये कैसी है आकृति? वर्गाकार, और एक समतल में ही है, तो इसका नाम दिया जाएगा वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय। अगर यही आकृति देखो, यहां पर 4 कक्षक है, तो 4 कक्षक तो किस में बनते हैं? sp3 में भी बनते हैं, लेकिन sp3 में कुछ इस प्रकार से बनते हैं, और इसकी आकृति को क्या नाम दिया जाता है? चतुष्फलकीय। क्या नाम दिया जाता है? चतुष्फलकीय। तो याद रखना है, अगर 4 तो इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 है तो इसमें D आया है, इस कारण इसकी आकृति बन गई वर्गाकार समतलीय, जबकि इसमें
एक S और 3 P है, इस कारण इसकी आकृति बन गई चतुष्फलकीय। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर कि इसमें ये D है, तो ये D कक्षक कौन सा होता है? इसमें ये D है, D कक्षक कौन सा होता है? D तो 5 होते हैं कक्षक, DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि ये D है, इन पांचों में से कौन सा है D? 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनमें से ये DX² Y² होता है और इसी कारण इसकी आकृति कैसी होती है? वर्गाकार समतलीय। तो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि यहाँ पर D कक्षक कौन सा प्रयुक्त होता है, तो D कक्षक कौन सा प्रयुक्त होता है? DX² Y²। इसके बाद में अपन बात करते हैं sp3d के बारे में, sp3d के बारे में। तो यहां पर sp3d है, s तो कितना है? 1, p कितने हैं? 3, 1, 2, 3, एक क्या आएगा? d, तो यहां पर एक d आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक क्या आ जाएगा? d क्या होता है? द्विडंबलाकार। अब देखो यहां पर एक तो s आया, 3 आ गए p और ये आ गया D। अब ये आपस में मिलेंगे और नए उतने ही संख्या में संकृत कक्षक बनाएंगे। तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 यहाँ पर नए संकृत कक्षक बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और इन पांचों को ही क्या नाम दिया जाएगा? sp3d संकृत कक्षक। इन पांचों को नाम दिया जाएगा sp3d संकृत कक्षक। अब इनकी आकृति की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, इनमें इनकी ज्यामिति की बात करें तो 5 कक्षक बनेंगे। तो 3 कक्षक तो तल में ही होते हैं, यहां पर 1, 2 और 3, ये 3 कक्षक तो क्या होते हैं? तल में ही होते हैं। और यहां पर एक और ये दूसरा, यहां पर 2 क्या होते हैं? इसके लंबवत होते हैं। तो 3 तो इसके तल में ही है, देखो इस प्रकार से है, 3 तो इसके क्या है? तल में ही है। और ये इस प्रकार से होता है लंबवत, और जैसे ये ऊपर है वैसा का वैसा ही क्या होता है? नीचे। तो इस प्रकार से 5 कक्षक बन गए। तो यहाँ पर त्रिकोणी तो है ही, 3 कोण तो बनी गए ना, 1, 2 और 3, त्रिकोणी तो बनी गया। और एक पिरामिड ऊपर बन जाता है जबकि दूसरा पिरामिड नीचे बन जाता है। तो पिरामिड कितने हो गए? 2। और ये आकृति कैसी हो गई? त्रिकोणीय। तो इसकी आकृति को, इसकी ज्यामिति को नाम दिया जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या नाम दिया जाता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगर इसमें यहां पर ये आ गया, अब इसके बाद में बात आती है बॉन्ड एंगल की। कौन सी? बॉन्ड एंगल की। चलो ये बताओ, इसमें ये बॉन्ड एंगल जब अपन ने sp2 संगण पढ़ा था तो वहां पर त्रिकोणीय समतलीय आकृति थी और वहां पर बॉन्ड एंगल कितना था? 120। तो ये 120 का है, तो ये भी कितना होगा? 120 और ये भी कितना होगा? 120। इसका मतलब 120 डिग्री के कितने एंगल बने? 3। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक बॉन्ड तो इसके ऊपर, एक संकृत कक्षक तो इसके लंबवत है। तो ये बताओ इनके तीनों के साथ ही 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा? नहीं। तो 3 तो क्या बन गए? ऊपर, और नीचे भी वैसा का वैसा ही लंबवत है संकृत कक्षक, तो 3 ही क्या बनाएंगे? नीचे। तो बताओ 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हुए? 6। तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल यहां पर ही हो गए 6। अब इसके बाद में अगर बात करें, यहां पर अपन ने जब DSP2 संगण पढ़ा अभी, तभी ये बताया गया वहां पर भी D कक्षक कौन सा भाग लेता है। तो यहां पर भी बात करना जरूरी है, यहां पर D कक्षक कौन सा आएगा। तो अगर अपन D कक्षक की बात करें यहां पर, तो यहां पर आने वाला D कक्षक ध्यान रखना है DZ² होता है। कौन सा होता है? DZ²। अगर DZ² के अपन के कक्षक की आकृति की बात करें अपन, तो देखो कुछ इस प्रकार से होती है। यहां पर ये x है और ये z है और y क्या है? इसके लंबवत। अब यहाँ पर क्या होता है? ये z अक्ष के लंबवत तो आता है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन घनत्व की एक वलय भी इस प्रकार से आती है। तो ये आकृति है DZ² की। इस प्रकार से नए संकृत कक्षक बने और इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हुई। 90 डिग्री के 6 बॉन्ड एंगल है, 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल है। इनमें क्वेश्चन
अब देखो इनमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ लेगा 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे, तो 1, 2 और 3, 90 के 6। और हाँ, इसमें एक बॉन्ड एंगल देखो यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत है, यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे, ये बिल्कुल ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। तो एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का भी बनता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं sp3d2 बॉन्ड एंगल की, संकर्ण की बात करेंगे sp3d2। अब ये बताओ यहाँ पर s कितना है 1, p कितने हैं 3, 1, 2 और 3, यहाँ पर d कितने हैं 2, d कितने हैं 2। यहाँ पर 1s, 3p और d 2, तो 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब है नए संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे 6। यहाँ पर नए संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे 6। और किस प्रकार से बनेंगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये किस प्रकार से एक दूसरे पर बॉन्ड एंगल संकृत कक्षक अध्यारोपित होंगे। देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 तो इसी तल में है, इसी तल में है, जबकि 2 इसके क्या है लंबवत, 2 इसके क्या है लंबवत। और इस प्रकार की आकृति को बोला जाता है अष्टफलकीय। इस प्रकार की आकृति को क्या बोला जाता है अष्टफलकीय। देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 फलक तो क्या बनेंगे ऊपर वाले के साथ, जबकि 4 फलक क्या बनाएंगे नीचे वाले के फलक के साथ। तो कितने फलक बने 6, 4 और 4 8। तो इस कारण इन 8 फलकों के कारण इसकी आकृति को नाम दिया गया अष्टफलकीय। क्या नाम दिया गया अष्टफलकीय। अब इसके बाद में अपन बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका बॉन्ड एंगल पूछता है। तो ये देखो यहाँ पर इसमें बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। और चारों के चारों कौन से हैं 90 डिग्री के। 4 बॉन्ड एंगल बन रहे हैं और चारों के चारों कौन से हैं 90 डिग्री के। इसके बाद में अपन अगर बात करें तो 4 तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, और यहां पर ये क्या है इसके लंबवत, ये इसके क्या है लंबवत। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो ऊपर भी कितने बनेंगे 4 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। अगर अपन यहाँ पर नीचे होगा तो नीचे भी क्या बनेंगे 4। तो इसे नीचे वाले इसके साथ भी कितने बनेंगे 4 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। चलो ये बताओ 4 तो तल में बन गए, 4 ऊपर बन गए, 4 नीचे बन गए, तो कितने हुए। तो टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 12 बन गए। इसके बाद में देखो ये यहां पर इस प्रकार से ये बॉन्ड एंगल कितने का है 180 का। तो एक तो ये रहा, और ये भी कितने का है 180 का। इसके बाद में देखो ये इस प्रकार से है, ये वाला और ये वाला, ये भी कितने का है 180 का। तो बताओ 1, 2 और 3, तो 3 बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के हुए 180 के। तो टोटल 180 डिग्री एंगल, ये 3 बॉन्ड बन गए। 180 के कितने बन गए 3। अगर अपन बात करें इसमें कौन कौन से डी कक्षक भाग लेंगे, तो चलो ये बताओ DSP2 में कौन सा लिया था dx² y², और sp3d में डी कक्षक कौन सा था dz², और इनमें कौन सा होगा, इनमें ये दोनों ही होंगे। तो पूछ ले भाई sp3d2 में कौन से संकृत कक्षक डी कक्षक भाग लेते हैं, तो बताओ कौन सा आएगा x² y² और dz²। ज्यामिति की बात हो गई, बताओ ज्यामिति क्या है अष्टफलकीय। और अपन बॉन्ड एंगल की बात हो गई, बताओ
180 के कितने हुए 3 और 90 के कितने हुए 12। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे sp3d3 के बारे में। बताओ s कितना है यहाँ पर 1, p कितने हैं यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर d कितने हैं यहाँ पर d है 3। तो ये d 1 2 और 3, यहाँ पर 3 क्या हो जाएंगे d, आपस में मिलेंगे वही सेम 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 नए sp3d3 संकरित कक्षक बनेंगे। यहां पर 7 नए sp3d3 क्या बनेंगे संकरित कक्षक। अगर अपन बात करें यहां पर d3 तो बन गया, लेकिन यहां पर ये d3 होगा कौन सा, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर sp3d3 अपन dxy dyz और dzx और dx² y² और dz², अपन क्या सोच लेते हैं यहाँ पर 3 है तो ये तीनों ही 7 आते हैं, तो इसको इसके साथ कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो गया। यहाँ पर ये तीनों नहीं आते। सदैव क्या करना है, अगर डी में कोई सा भी संकेत कक्षक भाग ले रहा है तो सबसे पहले तो ये 2 उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद में इनमें से कोई देखना है। तो क्या हुआ, इसमें से 2 तो ये आ गए और एक कौन सा आ जाएगा dxy। तो कोई पूछे भाई यहाँ पर sp3d3 संकर्ण है और इसमें जो d3 है वो d3 कौन कौन से हैं, तो d कौन कौन से होंगे dx² y² dz² और dxy। हो सकता है क्वेश्चन में एक बार क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर d3 में कौन कौन से d कक्षक होंगे, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे। जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तब जाकर इन तीनों को टिक करना है, वरना यहाँ पर अगर इनमें से आए तो ये ही मोर करेक्ट होगा। तो मोर करेक्ट यहाँ पर dx² y² dz² और इनमें से कोई एक आ जाएगा dxy ले लो, तो यहाँ पर dx² y² dz² और dxy ये 3 आएंगे तब जाकर ये मोर करेक्ट होगा। अन्यथा ये अगर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा हो तब जाकर इन तीनों को टिक करना है। अब देखो यहाँ पर आकृति की बात, ज्यामिति की बात कर लेते हैं अपन। ज्यामिति में कक्षक कितने हैं 3 और 3 6 और 1 7, तो 5 और 2 का जोड़ा बनेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 ऊपर और 1 नीचे। जब यहाँ पर ये देखा गया भाई ये बॉन्ड एंगल कितने का है 1 2 3 4 और 5, तो ये बॉन्ड एंगल होता है 72 डिग्री का। तो बताओ 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हुए 5, तो टोटल 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हुए 5। अगर इसके बाद में बात करें अपन कि इसमें और बॉन्ड एंगल कितने के होंगे, तो यहां पर ये देखो इस प्रकार से एक बार, ये 5 पंचकोणीय पिरामिड तो यहां बन गया। अब ये क्या होगा, इसके लंबवत है, ये जो डैश डैश से दिखा रखा है ये इसके क्या है लंबवत। तो ये इससे भी 90 का, इससे भी 90 का, इससे भी 90 का, इससे भी 90 का और इससे भी 90 का, तो पांचों के साथ ये 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बना रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल कितने बनाएंगे 5 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बनाएंगे ये, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो जब ये 5 बना रहा है तो नीचे वाला भी 5 बनाएगा, तो इसके साथ भी 90 डिग्री के 5 बॉन्ड एंगल बनेंगे। अगर अपन बात करें टोटल बॉन्ड एंगल की, तो टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितने हो जाएंगे 10। कितने होंगे 10। इसके बाद में अगर अपन बात करें 180 की, तो ये और ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, देखो ये बिल्कुल इसके सीधे में नहीं जा रहा, ये भी इसके सीधे में नहीं जा रहा। तो केवल और केवल ये जो ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला है, इन दोनों के मध्य का बॉन्ड एंगल है वो कितने का बन रहा है 180 का। तो इसमें केवल
टोटल 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये होता है 1। कितना होता है? 1। और इसकी ज्यामिति की बात करें अपन, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो बताओ 5 कोण तो यही है, ठीक है, पंचकोणी तो है ही ये। अब एक पिरामिड तो ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, तो पंचकोणीय और द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी क्या हो गई? आकृति। अगर अब अपन यहां पर ये जो भी संकर्ण की बात थी, भाई कौन कौन से संकर्ण हो गए, समाप्त हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि संकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, संकर्ण किन परमाणु का ज्ञात करेंगे, संकर्ण किन अणुओं में ज्ञात करेंगे अपन, वो देखते हैं यहां पर। देखिए अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इन इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो जब संकर्ण होता है, क्या होता है? संकरण। तो संकरण में 2-3 चीजें हैं जो याद रखनी है। संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा रिक्त कक्षक। संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। दूसरा है इसमें संकरण के दौरान ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। संकरण के दौरान ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। संकरण के दौरान ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण। अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, भाई इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गया, अर्धपूरित पूरित कक्षक भाग ले लिए। एक चीज और इसमें कि असंकृत कक्षकों की तुलना में, असंकृत का मतलब जो संकरण में भाग ही नहीं लिए, असंकृत कक्षकों की तुलना में संकृत कक्षक अधिक मजबूती से बंध बनाते हैं। तो यहां पर आ गया कि असंकृत कक्षकों की तुलना में, असंकृत कक्षकों की तुलना में संकृत कक्षक अधिक प्रबल बंध बनाते हैं। फोर्थ है इसमें कि संकरण, फोर्थ पॉइंट है इसमें, संकरण समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में नहीं पाया जाता। संकरण समनाभिकीय द्विपरमाणुओं में नहीं पाया जाता। अब ये समनाभिकीय द्विपरमाणु होते क्या हैं? देखो, समनाभिकीय मतलब समान नाभिक, द्विपरमाणु का मतलब 2 परमाणु। इसका मतलब नाभिक की बात करूं, जैसे मान लो मैंने N ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, द्विपरमाणु का मतलब N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, H2, इस प्रकार से F2। अगर कोई भी समनाभिकीय द्विपरमाणु आए तो उनमें संकरण ज्ञात ही नहीं कर सकते, उनमें संकरण ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसके बाद में 5वां पॉइंट है यहां पर कि संकरण द्विपरमाणु में नहीं पाया जाता। इसके बाद में देखो, संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु का, संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु का ज्ञात करते हैं।
संकर्ण क्या करेंगे, सदैव केंद्रीय परमाणु का ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई किस प्रकार से यहां पर संकर्ण ज्ञात करेंगे अपन। इससे पहले आप ये चीज और देख लो एक बार कि यहां पर अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। तो कब तो अर्धपूरित लेंगे, कब पूर्णपूरित लेंगे और कब रिक्त कक्षक भाग लेंगे। देखो अधिकतर नॉर्मल केसों में क्या होता है कि यहां पर अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं, लेकिन पूर्णपूरित भी भाग लेते हैं और रिक्त कक्षक भी भाग लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें H2O की, क्या बात करें अपन H2O की, तो संकर्ण सदैव केंद्रीय परमाणु का ज्ञात करते हैं। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। तो ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें कितने हाइड्रोजन, अब जो ऑक्सीजन है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें सबसे पहले इसका परमाणु विन्यास, इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, 1s2 2s2 और 2p4। कितने नंबर पे आता है, 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ये। तो 2 और 2 4 और 4 8। अब ये बताओ इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बाह्यतम कोश कौन सा होता है, सबसे पहले जिसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर दिख रहा हो वही क्या होता है, इसका बाह्यतम कोश। यहाँ पर 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है, तो ये 2 वाला क्या हुआ, बाह्यतम कोश। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2 6। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस प्रकार से 2 बंध बन गए। क्या बन गए, 2 बंध। अब ये बताओ, ये 2 बंध बन गए, तो ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। तो ये बताओ यहां पर कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2। विन्यास करके देख लो एक बार। यहां पर S में कितने हैं, 1 2, P में कितने हैं, 4, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब ये बताओ यहां पर ये 2 है, तो ये 2 क्या है, युग्मित अवस्था में। क्या है, युग्मित अवस्था में, इसका मतलब ये तो पूर्ण पूरित है। क्या है, पूर्ण पूरित। ये भी क्या है, पूर्ण पूरित। ये क्या है, अर्ध पूरित। देखो इसमें पूर्णपूरित और ये 2 क्या है, अर्धपूरित। तो अर्धपूरित जो 2 इलेक्ट्रॉन है उस उन्होंने तो क्या बना लिया, बंध बना लिया। अब बच गए क्या, 2 पूर्णपूरित कक्षक बच गए। ये रहे 2 पूर्णपूरित कक्षक। अगर अपन संकर्ण की बात करें, यहां पर 1 कक्षक तो ये रहा, 1 कक्षक ये रहा, और 1 ये और 1 ये। तो 1 2 3 4 की बात करें तो 4 में कौन सा आता है, sp3। अब ये बताओ sp3 संकर्ण है, इस 3 में 2 तो क्या है, पूर्णपूरित। तो इसका मतलब पूर्णपूरित भी भाग ले सकते हैं। 2 क्या है, अर्धपूरित, तो ये 2 अर्धपूरित भी भाग ले सकते हैं। फिर इसका केस कब आएगा, जब ये रिक्त कक्षक संकर्ण में भाग लेगा। इसका भी देखेंगे। अभी देखो इसके बाद में ये देखेंगे अपन, भाई यार मतलब ये जो रिक्त कक्षक है वो भाग कहां पर लेता है। तो रिक्त कक्षक की समझने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे NH3 और बोरॉन फ्लोराइड BF3 के मध्य का जो बॉन्ड बनेगा, इनके मध्य वो संरचना एक बार देखते हैं अपन। यहां पर नाइट्रोजन है, सबसे पहले यहां पर क्या है, नाइट्रोजन। यहां पर क्या है, बोरॉन। अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, बोलो 1s2 2s2 और 2p3। यहां पर बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे है। 5 वाले का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, तो 1s2 2s2 और 2p1। यहां पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। यहां पर कितने हैं, 3। तो यहां पर 2 तो क्या आ गए, S में। P में कितने हैं, 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहां पर 2s आ गया और 2 क्या गया, P। यहां पर देखो अब S में कितने हैं, 2 1 2 1 2 और 3। P में कितने हैं, 3 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 2 3। अब ये बताओ
यहां पर ये पी कक्षक खाली है या नहीं? पी कक्षक क्या है? खाली। इसका मतलब है बोरोन के पास पी रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। बोरोन के पास क्या पाए जाते हैं? पी रिक्त कक्षक। यहां पर ये इसमें क्या है? 2s भरा हुआ है, ये 2 क्या है? अर्धपूरित। तो इसमें ये भरा हुआ भी है, अर्धपूरित भी है, और यहां पर रिक्त कक्षक भी है। अब देखो इनमें ये रहा नाइट्रोजन, 3 क्या है यहां पर? हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। यहां पर ये क्या आया? लोन पेयर। यहां पर ये क्या गया? लोन पेयर। अब क्या होगा? इसने कितने बंध बनाए? 3। तो 3 बंध बनाए हैं, तो इसके पास 3 अर्धपूरित कक्षक भी होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर उत्तेजित हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां पर उत्तेजित हुआ। इसका मतलब एक चीज सामने निकलकर और आती है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो गया। इसका मतलब हुआ कि बंध निर्माण के दौरान जब संकर्ण सम्मिलित हो, बंध निर्माण से पहले जब संकर्ण की प्रक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो भी सकता है। जबकि अपन ने अभी H2 में देखा था, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं हुआ था, क्योंकि P के पास यहां पर 1 2 3 है, 1 और 2, और ये इस प्रकार से। तो 2p क्या था? 4। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित। जबकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं हुआ? उत्तेजन नहीं हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि संकरण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और यहां पर हो भी सकता है। तो संकरण के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हो और इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं हो, दोनों ही प्रक्रियाओं में संकरण हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करें, यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। यहां पर बोरोन देखते हैं। बोरोन कितने हैं? 3। फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब ये बताओ ये कक्षक खाली हुआ कि नहीं? और ये कक्षक कौन सा है? 2p। तो यहां पर 2p क्या आया? रिक्त कक्षक। अगर इसकी ज्यामिति की अपन बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो ये क्या हुआ? पिरामिडी आकृति। कैसी है इसकी? पिरामिडी आकृति। इसकी आकृति कैसी है? 3 में कौन सा हुआ था? ये बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। त्रिकोणीय क्या हुआ? समतलीय। तो इसकी आकृति है त्रिकोणीय समतलीय। लेकिन इसके पास ये क्या है? लोन पेयर दे सकता है, ये क्या है? लोन पेयर ले सकता है। जब ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर ले सकता है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और यहां पर बनने वाला बंध कहलाएगा उपसह संयोजक। देखिए अभी इसका संकरण कौन सा है? 1 2 3 4। इसका संकरण है sp3। 3 तो p और 1 s, 4 हो गए। इसके बाद में यहां पर 1 2 3, इसका संकरण कौन सा है? sp2। जब यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा, अब इसके बाद में देखो किस प्रकार से इसके संकरण में परिवर्तन आता है, किस प्रकार से इनकी आकृति में, ज्यामिति में परिवर्तन आता है। जैसे यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर बोरोन है, उपसह संयोजक बंध बन गया। यहां पर 1 2 3, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब देखो इसकी आकृति 1 2 3 4, तो इसका संकरण कौन सा हुआ? sp3। 1 2 3 4, इसका संकरण कौन सा हुआ? sp3। तो दोनों का ही संकरण चेंज हो गया। चलो ये बताओ, संकरण चेंज हुआ तो इस संकरण में भाग कौन सा लिया? 2p कक्षक। और ये 2p कक्षक क्या है? खाली। जब ये 2p कक्षक खाली है तो अर्धपूरित भी भाग ले लिया, पूर्णपूरित भी भाग ले लिया, और रिक्त कक्षक भी भाग ले लिया। तो अपन कह सकते हैं कि संकरण के दौरान अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक तीनों ही भाग ले सकते हैं।